हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्कूल बोर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग और नीट के रिगार्डिंग आपको सिलेबस कंप्लीट करवा कर दे रहे हैं। आपको जो परचेज में मिलता है या फिर जो प्लस में जो कंटेंट मिलता है ना, वो हम फ्री में करा कर दे रहे हैं। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ट्वेल्थ बोर्ड क्लासेस में सीबीएसई, एसबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है जिसमें एनसीईआरटी हमारी है 80 आउट ऑफ 80, 70 आउट ऑफ 70 अगर चाहिए, तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट देखना ना भूलें। इसमें हम कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करवाएंगे। तो चलिए आज हम बोर्ड के द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, 70 मार्क्स का है। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो एमसीक्यू है 1 मार्क्स में इन्होंने दिया है। एक बार इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर दिया गया बेटा, सिग्नल फ्रॉम सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जैसे ही पार्चुरेशन का टाइम पीरियड आता है, आप सभी जानते होंगे पार्चुरेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं पता तो वन शॉट देख लिया हमारे चैनल पर जाकर। पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी के टाइम पर जब फिटस कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो उसकी डिलीवरी होती है। तो उस डिलीवरी का जो सिग्नल है ना, उस डिलीवरी का सिग्नल जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं, जिस प्रोसेस को, वो कहां से ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन है फुल्ली डेवलप्ड फिटस, बोथ प्लेसेंटा as well as fully developed fetus, placenta only, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। देखो बेटा, इसका जो मैसेज है ना वो प्लेसेंटा से भी जाता है और प्लेसेंटा के साथ साथ कहां से, फिटस से भी जाता है। तो हमारा आंसर जो रह जाएगा वो है बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीचर। जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस जो है हमारा, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाल है, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम वाल जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होती है, उसके बाद यहाँ पर एक मस्कुलर लेयर पाई जाती है मसल्स की, मायोमेट्रियम जिसको बोलते हैं। वो स्मूथ मसल्स है, ऑक्सीटोसिन की हेल्प से वो क्या करती है, मैसेज रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इन मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। मैसेज कहाँ से जाता है, जो यहाँ पर फिटस रखा है वो, क्योंकि वो स्ट्रेच करता है इन मसल को, स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन के पास जाते हैं, तब जाकर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। साथ में जो प्लेसेंटा जिसके साथ जो यहाँ पर फिटस होता है ना, वो फिटस इसके साथ जुड़ा होता है एम्ब्रियो के साथ। जो सॉरी फिटस जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू किसे जुड़ा होता है, मदर बॉडी के साथ जुड़ा होता है। तो एक तो प्लेसेंटा और एक जो ये फिटस है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स का के पास मैसेज भेजता है, जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस भेजता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, टू प्रोड्यूस 1600 सीड्स नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड विल बी। ऑप्शन है यहाँ पर आपके, क्वेश्चन है बेटा 1600 सीड बनाने हैं, 1600 सीड्स जो है ना वो प्रोड्यूस करने हैं, उनके लिए कितनी माइटोटिक डिवीजन की जरूरत होगी। अब माइटोटिक डिवीजन बताने कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे। अब इसमें सीड बनाने के लिए क्या जरूरत है, दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो ओवम जो एग है, फीमेल एग, और दूसरी चीज किस चीज की जरूरत होगी, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स की जरूरत होगी। तो इन दोनों के अंदर माइटोटिक हुआ होगा, माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा। इन दोनों में क्या है, माइटोटिक डिवीजन कितना होगा। आप अगर आपने ये नहीं पता कि कब डिवीजन होता है, कैसे डिवीजन होता है, तो एक बार आप चैप्टर जरूर देख लें बेटा, उनकी वन शॉट जरूर देख लेना। जो ओवम होता है ना, उसके अंदर जो डिवीजन होता है, ओवम में पहले जो माइटोटिक डिवीजन होगा उससे एक पोलर बॉडी बनती है, और एक जो है, जो ये फर्स्ट M1 के बाद, पहली M1 के बाद जो ओवम बनता है, ओवम इसको हम बोलते हैं, जो ओवम से पहले यानी कि मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उससे जो प्रोड्यूस होता है। अब ये यहाँ से मेगास्पोर मदर सेल से ओवम जनरेट होता है। अब ये एक बार और डिवीजन करता है तो सेकंड बॉडी है ये भी डिजनरेट हो जाती है और लास्ट में एक ही मिलती है। तो एक एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से हमें क्या मिलता है, एक ही ओवम मिलता है। तो इसके अंदर हमने कितने ओवम्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1600। तो 1600 तो ओवम की रिक्वायरमेंट होगी हमने, तो 1600 ओवम के लिए एक से अगर एक मिला है हमने तो कितने डिवीजन लगेंगे,
1600 ही डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन 1600 लगेंगी। अब बात करें पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन जो है ना, एक पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल जो है, एक पोलन मदर सेल से दो और फिर M2 के अंदर क्या है, चार जो है ना स्पोर बनते हैं। चार स्पोर से फिर क्या, चार पोलन ग्रेन बनेगी। तो यहाँ पर एक डिवीजन में कितने मिले हमें, चार। चार पोलन ग्रेन्स मिलते हैं एक डिवीजन के बाद। तो इसका मतलब हम 400 अगर पोलन मदर सेल लेते हैं, 400 पोलन मदर सेल, तो इनसे कितने मिल जाएंगे, 1600। एक से चार मिलते तो 400 से 1600। तो 400 माइटोटिक डिवीजन पोलन ग्रेन्स में और 1600 माइटोटिक डिवीजन ओवम के लिए होंगी, पोलन एम्ब्रोसेक के लिए होंगी। तो हमारा आंसर रहने वाला है 2000। 2000 की क्या है, रिक्वायरमेंट रहने वाली है यहां पर। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट इसमें रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है ए सैंपल ऑफ नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फाउंड टू हैव थायमीन्स कंटेंट ऑफ 27%। थायमीन का जो कंटेंट दिया गया है वो दिया गया है 27%। ऐसे क्वेश्चन मैंने बोला था हर बार क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के एग्जाम उनमें देखने को मिलते हैं। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड पोर्शन ऑफ ग्वेनिन, प्रोपोर्शन बताना आपने ग्वेनिन का। अगर थायमीन है आपके पास 27, आपने बताना बेटा ग्वेनिन कितने परसेंट होगा। जैसा आप सब जानते हैं कि इसके अंदर जितना थायमीन होता है उतना ही क्या मिलता है, एडेनिन। एडेनिन के साथ थायमीन जुड़ता है ना, जो डीएनए का प्रोपोर्शन होता है, इस डीएनए में अगर इस तरफ एडेनिन है तो यहाँ पर थायमीन जुड़ेगा। तो एक थायमीन होगा तो एडेनिन भी एक ही होगा। अगर 27% एडेनिन है, सॉरी थायमीन है, तो 27% ही क्या होगा हमारा, एडेनिन भी होगा। तो 27 और 27% कितना हो गया, 54%। 54% हमारे पास क्या होगा, एडेनिन प्लस थायमीन, ए प्लस टी। हमने निकालना क्या है, ग्वेनिन। और ऐसे ही अगर ग्वेनिन इस तरफ तो इस तरफ साइटोसिन होता है, तो जितना ग्वेनिन होगा साइटोसिन भी उतना ही होता है। हमारे पास आउट ऑफ 100 कितना बचा है, 46% और कंटेंट बचा है। 46 के अंदर कौन है, ग्वेनिन भी है और साइटोसिन भी है। जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वेनिन होगा, यानी कि इसमें आधा तो ग्वेनिन है आधा साइटोसिन है। 46 का आधा कितना होता है, 23। तो 23% क्या हो गया हमारा, साइटोसिन, और ग्वेनिन कितना हो गया, 23% ही हमारा ग्वेनिन हो जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला हमारा ए, 23% ग्वेनिन। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है इस तरह के क्वेश्चन। एक बार ही पढ़कर आप उसको कंप्लीट कर दोगे, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन दिया है बेटा इसमें, observe the systematic diagram of depict a small section of न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए का जो है ना पीस दिया है जिसको आपने स्टडी करना है। दो पेयर है इसके अंदर, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट आर शोन इन द डार्क लाइंस। ये जो डार्क लाइन आपको दिखाई गई है यहाँ पर, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनके बीच में होते हैं ना बेटा। नाइट्रोजन बेस के बीच में पाए जाते हैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वेनिन के साथ में साइटोसिन जुड़ता है। ग्वेनिन क्या है, एक नाइट्रोजन बेस, उसके साथ साइटोसिन जुड़ता है। तो बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द 5-3 डायरेक्शन। अब इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, 5-3। कैसे पता लगता है, इसका जो थर्ड कार्बन है ना, यहाँ पर जो शुगर है हमारी, जो राइबोज शुगर है, इसका जो थर्ड कार्बन है वो फ्री है। इसका जो फिफ्थ कार्बन है, ये यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन फ्री, यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री है। इसका जो है ना ही तो फिफ्थ कार्बन फ्री है और ना ही थर्ड कार्बन, ऐसे इसका फिफ्थ और इसका जो है थर्ड, तो ऐसे फिफ्थ और थर्ड। तो जो फिफ्थ कार्बन फ्री है उस तरफ 5 डैश एंड, जिस तरफ थर्ड कार्बन फ्री है तो 3 डैश एंड है।
इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री, तो 3 डैश टू 5 डैश हो गया। ये इसको समझने के लिए ये है। तो आपने ये सीक्वेंस बतानी है कि यहाँ पर क्या होगा। आप सब जानते ही होंगे, आपने अगर चैप्टर कंप्लीट अच्छे से किया है तो ग्वेनिन के साथ में क्या जुड़ता है, साइटोसिन। एडेनिन के साथ में क्या जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है। और ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ नीचे क्या है, एडेनिन थाइमिन है, यहाँ ग्वेनिन और साइटोसिन होगा। अब दूसरी बात, जो एडेनिन है और जो ग्वेनिन है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्यूरिन है बेटा। और प्यूरिन में क्या है, डबल रिंग होती है। तो इस तरफ क्या है, प्यूरिन मिलेगा, और इस तरफ पायरिमिडीन जिसमें सिंगल रिंग होती है। तो यहाँ पर या तो ग्वेनिन होगा या साइटोसिन, ये दोनों ग्वेनिन साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड है। और इस तरफ जो है यहाँ पर क्या है, पायरिमिडीन है, और पायरिमिडीन में क्या आ जाए, इस तरफ क्या मिलेगा हमें, साइटोसिन। तो यहाँ पर साइटोसिन है। इतना ही कंप्लीट करके आप ऑप्शन में देख लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा अगर सोल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है इसमें। देखिए इसमें बी जो ऑप्शन है ना, इसमें पहले ही सी गिवन है और किसी में भी सी नहीं, साइटोसिन इस तरफ नहीं है। तो आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी। साइटोसिन के बाद यहाँ पर क्या है, ग्वेनिन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्यूरिन है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर फिर हमारा क्या, पायरिमिडीन है, और क्या है, सिंग डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के अंदर क्या मिलेगा, थाइमिन और या फिर क्या है, साइटोसिन। ये मिलते हैं ना, ये दोनों ही क्या है, थाइमिन और साइटोसिन, सॉरी पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलता है। तो इस तरफ क्या है, पायरिमिडीन है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, थाइमिन मिलेगा। यहाँ पर फिर क्या आ गया, प्यूरिन आ गया, और डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, एडेनिन मिलेगा। CGTA हमारा ये आंसर रहने वाला है। तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विजुअली अफेक्टेड के लिए है, क्योंकि वो क्या पिक्चर एनालाइज नहीं कर सकते, उनके लिए क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इकोलाई जो है उसके पास इसने दिया है, इकोलाई के पास 4.6 इंटू 10 की रेज टू पावर 6 बेस पेयर है। कंप्लीट दिस प्रोसेस, रेप्लीकेशन पूरा होता है 18 मिनट में। बेस पेयर कितने हैं, 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बेस पेयर है, 18 मिनट। ये क्या है, इसके पास बेस पेयर है। और टाइम कितना लगा रेप्लीकेशन के लिए, 18 मिनट लगी, 18 मिनट लगी। तो निकालना क्या है, पॉलीमराइजेशन की जो है ना अप्रोक्सीमेटली एवरेज रेट निकालना, कि पॉलीमर जो एंजाइम है, पॉलीमरेज जो एंजाइम है, वो कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट इसका रेप्लिकेशन कितने टाइम में कर देगा, या उसका जो रेट है ना, कितने एक सेकंड में कितने बेस पेयर की कॉपी कर देगा, वो आपने निकालना है। ये उसके लिए आप कैसे निकालते हैं, टोटल जो हमारे पास 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 क्या बेस पेयर अपॉन टाइम कितना लगा है एप्लीकेशन में, टाइम कितना है 18 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 18 इंटू में 60। तो इस तरह आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको अगर आप कंप्लीट इसको काट कर देखेंगे तो लगभग लगभग 42 के आसपास ही आता है, 42 समथिंग समथिंग इसका आंसर आएगा। तो आपका आसपास क्या लगता है आंसर है, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका लगेगा, 4000 बेस पेयर पर सेकंड के आसपास आपका आंसर इसमें रहने वाला है। तो इस तरह से इस तरह के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है, इसके अंदर गिवन है, सुरेश एंड राजेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिकल डिसऑर्डर। एक जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसमें हीमोग्लोबिन क्या है, डिफेक्टिव है, और उसके अंदर क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। बस इतने से ही समझ जाना बेटा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो डिसऑर्डर्स थे वो कौन से थे, सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा कौन सा था, थैलेसीमिया। एक के अंदर क्या था, प्रोटीन कम बना था, एक के अंदर क्या था, प्रोटीन का कंटेंट चेंज हो गया था। उसमें क्या था, GAG जो था आपका, GAG वो चेंज हो गया था GTC के अंदर म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से फिर क्या है, जो वेलेनाइन था ना, वेलाइंस था, ये बन गया था किसकी जगह पर, ग्लूमेटिक एसिड की जगह पर। तो इस एसिड की जगह पर क्या बन गया था, वेलाइन बन गया था। तो ये किस में था, सिकल सेल एनीमिया के अंदर था बेटा ये। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या है, क्वालिटी डिक्रीज हुई थी। थैलेसीमिया के अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर था। तो आपने बताना राजेश के अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव। राजेश के अंदर क्या मिलेगा, थैलेसीमिया। तो राजेश के अंदर कौन सा मिलेगा, थैलेसीमिया, ये नहीं मिलेगा।
ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं मिलेगा। अब इन दो में से एक हो सकता है। अब आप देखेंगे सुरेश के अंदर कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, दोनों में सिकल सेल एनीमिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमने जितने भी ये जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़े थे, सभी के सभी जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या थे, रिसेसिव ट्रेट्स थे, रिसेसिव डिजीज थी दोनों की दोनों, पांच की पांच, पांच डिजीज इसमें हमने पढ़ी थी, पांचों ही रिसेसिव थी। इसमें गिवन क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट गिवन है, तो ये नहीं रहने वाला, इस तरफ रिसेसिव है या नहीं, इस तरफ भी रिसेसिव होना चाहिए और इस तरफ भी क्या है, रिसेसिव होना चाहिए। वैसे देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं, आपको इतना कुछ जो है ना क्लियर करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रखा है ना, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, अपना रिवीजन कर रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपको पता सारे डिसऑर्डर क्या थे, रिसेसिव थे। जितने भी हमने ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पढ़े थे सारे के सारे रिसेसिव थे। इसके अंदर गिवन है देखो, इसमें इसमें क्या है, डोमिनेंट है, तो ये तो वैसे ही गया। इसमें भी डोमिनेंट है, ये भी नहीं होगा, और इसके अंदर भी डोमिनेंट है, तो बचा हमारा सी ऑप्शन। इस तरफ भी रिसेसिव, इस तरफ भी रिसेसिव है, तो कितना आसान क्वेश्चन था ना, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं आप। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर गिवन है बेटा ई कोलाई के बारे में। ई कोलाई, ई कोलाई, इन ई कोलाई द लैक ऑफ प्रोन्स गेट्स रीच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि ई कोलाई के अंदर जो है ना, ई कोलाई के अंदर आपने लैक ओप्रोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके ऊपर जो है ना बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लैक ओप्रोन, हाउ लैक ओप्रोन वर्क्स। लैक ओप्रोन में क्या था, जैसे ही सराउंडिंग में ई कोलाई को लैक्टोज मिलता है ना, तो इसके लैक्टोज के जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे, जो जीन थे, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये पॉलीमरेज रिएक्शन कंप्लीट करवाता है। ये प्रेशर जो होता है ना, उस प्रेशर को हटा देता है, ऑपरेटर से पहले जो लगा होता है, जो ऑपरेटर के ऊपर लगा होता है। तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट इन द मीडियम एंड बाइंड द रिप्रेसर, यही आंसर रह जाएगा, रिप्रेसर के ऊपर बाइंड हो जाता है। जो लैक्टोज होता है अगर मीडियम में प्रेजेंट है, तो वो रिप्रेसर के ऊपर जाकर बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर के ऊपर चला गया, तो रिप्रेसर ऑपरेटर पर जा नहीं पाता, और रिप्रेसर अगर ऑपरेटर तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उसकी जीन बढ़ जाएगी, उसके लिए डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पहला ही आंसर इसके अंदर रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। कितना आसान क्वेश्चन है, ये हम पढ़ कर आ चुके हैं। हनी बी के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। हनी बी हमने कितने, 3 तरह की पढ़ी थी, मेल ड्रोन जो एप्लॉइड होता है, फीमेल वर्कर बीज जो डाइप्लॉइड है लेकिन स्टेराइल है, और फिर क्वीन फीमेल जो रिप्रोडक्शन करती है, डाइप्लॉइड ही है। इसके अंदर रहने वाले हैं, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप ए फीमेल, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही इसको स्पर्म मिलेगा मेल का और एग का, तो इसमें क्या 16 इस तरफ से और 16 इस तरफ से, 32 डाइप्लॉइड में क्या बनती है, फीमेल। फीमेल 2 तरह की होती है, वो इसने यहाँ पर डिस्कस किया नहीं, फीमेल बनेगी, तो ये बात इसकी ठीक रहने वाली है। दूसरा है, मेल्स हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल, ये भी ठीक है। मेल के अंदर क्या है, 16 मिलते हैं क्रोमोसोम, ये एप्लॉइड होते हैं, ये डाइप्लॉइड होते हैं, तो ये बात भी इसकी ठीक रहने वाली है। द मेल आर हैप्लॉइड हैव 32 क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं, मेल के अंदर क्या है, 16 क्रोमोसोम होते हैं। ऑल वर्कर एंड मेल्स आर डाइप्लॉइड हैव 16 क्रोमोसोम, ये भी गलत है। फीमेल ही वर्कर भी ही डाइप्लॉइड होती है और 16 नहीं, उसके अंदर क्या है, 32 क्रोमोसोम है। मेल क्या है, एप्लॉइड है, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम रहते हैं। तो हमारा ए और बी ठीक रहने वाला है, आंसर रहेगा हमारा ए, जिसके अंदर क्या है, ए एंड बी, 1 और 2 दोनों ही हमारे इसके अंदर रहने वाले हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पेपर दिया है, ऐसा ही आपके पास बोर्ड में आएगा। अगर आपने रिवीजन अच्छा कर रखा है ना, तो आप उसको कंप्लीट कर दोगे। इसी तरह के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व हम यहाँ पर करवाएंगे बेटा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग डायग्राम शो ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड the upper strand polarity 3-5, the template strand this and this, after transcription the mRNA represent, mRNA बताना बेटा। इसके अंदर इसने 2 स्ट्रैंड दिए हैं यहाँ पर, ये दोनों स्ट्रैंड, इसमें जो ये वाली स्ट्रैंड है, इस 3-5 जो स्ट्रैंड है, इस 3-5 स्ट्रैंड को क्या बोला इसने, ये टेम्पलेट है, ये वाली क्या है, टेम्पलेट है। और टेम्पलेट के ऊपर क्या होता है, टेम्पलेट के ऊपर क्या बनता है, जो mRNA है,
या आर आरएनए है या टी आरएनए है, वो इसी के ऊपर बनते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड का कोड होता है सेम, जैसा कोडिंग स्ट्रैंड है ना वैसा ही एमआरएनए बनता है। तो इससे दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी। एक चीज याद रखनी है आपने, आरएनए जब बनता है तो एडेनिन के साथ में जो थाइमिन जुड़ता है वहां पर एडेनिन की बजाय यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर। तो यहाँ पर एडेनिन के का जो इस तरफ जो कोड बनेगा वो यू, टी का ए, टी का फिर ए, यू ए देख लो सबसे पहले किस में है, एक ही है बेटा, ये फिफ्थ, ये जो थर्ड ऑप्शन है 5-2 3 क्या बनेगा हमारा, यू ए सी जी जी, ये बनेगा। ग्वेनिन के साथ में सी, इसके साथ साइटोसिन के साथ में ग्वेनिन, साइटोसिन के साथ में ग्वेनिन, तो हमारा ये रहने वाला है इसके अंदर। तो ये इसका आंसर रहने वाला है कंप्लीट। याद आपने क्या ध्यान आपने क्या रखना है, इसमें आपको क्या बताएगा ये, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है। तो ये याद रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड के नीचे ही क्या बनता है हमारा, आरएनए बनता है। जो दूसरी स्ट्रैंड बचेगी हमारी वो कोडिंग स्ट्रैंड है, उसी के क्या है रिस्पेक्ट में बनता है, उसी के जैसा बनता हो। नेक्स्ट है इडली डोसा, जो डाह डफ होता है, राइस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल कितना आसान है, इसके अंदर यीस्ट पाउडर डालते हैं ना, यीस्ट पाउडर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, वो क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाला है, अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अडेप्टिव रेडिएशन जो है ना वो क्या होती है, अडेप्टिव रेडिएशन है जब कोई ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी नए इन्वायरमेंट में, दूसरे इन्वायरमेंट में जाकर अपने आप को क्या अडेप्टेशन कर लेती है, अपनी अडेप्टेशन करती है। इंक्रीज कंपटीशन अमंग स्पीसीज नहीं, डिक्रीज स्पेशिएशन रेट नहीं, स्पेशिएशन रेट तो बढ़ता है, लिमिटेड मोर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमंग स्पीसीज ये भी नहीं रहेगा, रैपिड डाइवर्जन ऑफ ट्रेड्स अमंग पॉपुलेशन इनहेबिटिंग गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये किसी एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर क्या है, रैपिड डाइवर्जन होता है। जैसे आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, डार्विन फिंच के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन हुआ था, नेटिव कहां से थी, अफ्रीका से, और गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जाकर वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डाइवर्ट हो गई थी, डाइवर्जन उनके अंदर हो गया था। तो इस तरह का जो ये जो आपका रेडिएशन है अडेप्टिव रेडिएशन रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर 11th जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर दिया बेटा, इसमें फिर एक और आई है, कट द डीएनए बिटवीन बेस ग्वेनिन एंड एडेनिन। आपने पता है ई कोराई की जो ना सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ ई कोराई। ई कोराई क्या है, एक एंडोन्यूक्लिएज है जो एस्टीरियो कोलाई से मिलता है, एस्टीरियो कोलाई से हमें ये मिलता है एंडोन्यूक्लिएज। ये किस सीक्वेंस को काटता है, जी ए जी ए टी टी सी, इस सीक्वेंस से क्या करता है ये डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करता है, काटता है। अब इसने दिया है ये एक सीक्वेंस ही यहां से इसको काटता है। अब इसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट स्टिकी एंड। स्टिकी एंड कौन कौन से के रिजल्टेंट में होंगे, फॉर्म द ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, दोनों बतानी है, वेक्टर डीएनए में भी और फॉर्नर डीएनए में भी। वेक्टर कौन सा डीएनए, जो इंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस काटता है उसके स्टिकी एंड, और फिर जो फॉर्नर डीएनए है जिसके अंदर हम उसको ऐड करना है, दोनों के अंदर ही बताना है। तो इसके नीचे क्या होगा, साइटोसिन, थाइमिन थाइमिन, एडेनिन एडेनिन और ग्वेनिन, इस तरह का हमारा क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो इसको ये यहां से काटता है पुत्र जी, ये इस सीक्वेंस से काटता है, यहां से काटेगा ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ तक काटेगा, यहाँ तक फिफ्थ तक, तो फर्स्ट से फिफ्थ तक काटेगा, और वैसे फिर इस तरफ फर्स्ट से फिफ्थ से लेकर और यहाँ तक काटेगा, फिफ्थ से लेकर और फर्स्ट तक यहाँ से काटेगा। तो वन से लेकर फिफ्थ और फिफ्थ से लेकर वन तक क्या करता है, ये स्टिकी एंड मिलेंगे हमने इसके, ये जो स्टिकी एंड है ना ये दोबारा जुड़ जाते हैं बेटा, स्टिकी एंड यहाँ से मिलेंगे हमारा। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला है ए, 1 एंड 5th, और 5th से फर्स्ट, ये दोनों इसके अंदर रहने वाले हैं स्टिकी एंड। तो ये इसकी सीक्वेंस GAATT C, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी याद रखनी है आप लोगों ने, ये भी एग्जाम में पूछ लेता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन
एफ्लुएंट्स occur ड्यू टू फ्लोस्क। फ्लोस्क क्या है? ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा, बैक्टीरिया जो सीवेज ट्रीटमेंट में पाए जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। और इन्फ्लुएंट क्या है? इन्फ्लुएंट वही है जो सीवेज था, हमारा वेस्ट मैटर था, उसके अंदर फ्लोस की वजह से किस चीज में चेंज आता है? रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यही आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है, जो बीओडी है ना उसका रिडक्शन होता है। जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होंगे, जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस जो उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा, उतना ही क्या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी जितना वेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा असर्शन और रीजन दिए गए हैं इसमें। असर्शन और रीजन 13 to 16, ये आपके चार असर्शन रीजन है। इसमें बताना आपने पहले इसके ऑप्शन, आपको आप एग्जाम में जाने से पहले ही इनके जो ऑप्शन है ना वो ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं। रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। जो ये रीजन गिवन है इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों ठीक तो है ही। दूसरा क्या कहता है? असर्शन भी ठीक होगा, रीजन भी ठीक होगा। असर्शन रीजन बहुत ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ना वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। और तीसरा क्या कहता? सिर्फ असर्शन ठीक है, रीजन गलत। और फोर्थ, सिर्फ असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। तो इस तरह से ये सभी में सेम ही आते हैं। इनके ऑप्शन क्या है? चारों के सेम ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है 13th, सेल ऑफ टेपेटम हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जो टेपेटम होता है ना, जो एंथर की इनर लेयर होती है, एंथर के अंदर पाई जाती है, जो थीका मिलती है, थीका के अंदर क्या था? मेगास्पोरजेनिसिस टिश्यू था, माइक्रोस्पोरजेनिस टिश्यू सॉरी। तो उससे क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो उसकी जो इंटरनल लेयर टेपेटम उसमें न्यूक्लियस ज्यादा पाई जाती है। रीजन क्या है? दे अंडरगोज मियोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, ये गलत है। मियोसिस अगर हो गई तो बेटा आपको पता है मियोसिस के अंदर क्या है? डाइप्लोइड से एप्लोइड सेल बनती हैं, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारा? इसका आंसर रहेगा हमारा सी। तो पहले का आंसर क्या रहने वाला है? सी। सेकंड है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट सर्व्स ड्यूल प्रोसेसेस। दो पर्पज के लिए काम, पर्पजेस दो पर्पज के लिए काम आता है। ठीक है, दोनों पर्पज के लिए काम आता है। एक तो एनर्जी स्टोर करता है और एक साथ में ये क्या काम करता है? डीएनए की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। दे एक्ट एज प्रूफ रीडर एंड प्रोवाइड एनर्जी, गलत है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता ये। इसके जो बोन टूटते हैं उससे एनर्जी मिलती है। तो इसका भी सी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग कवर्स प्लेस्ड ओवर द स्लरी इन ए बायोगैस प्लांट कीप ऑन राइजिंग। ठीक बात है ये कि जो फ्लोटिंग्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में बहुत सारी गैसेस निकलती है ना, जो स्लरी होती है उसके अंदर जो फ्लोस्क है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है या एरोबिक बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेकर उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, तो गैसेस निकलती है, तो राइज अप करता हो। ठीक है ये बात। This cover keep in rising due to the gas production in the tank by microbial activity। ठीक है, बायोगैस के अंदर क्या है? जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये गैस रिलीज होती है, तो वो उसको डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो वो उससे राइज अप करता है। दोनों बात ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है। ए आंसर रहने वाला है इसमें हमारा। नेक्स्ट है डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी आइसोलेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होता है बेटा? एक जेल एगारोथ जेल का एक बेड होता है, इसके अंदर यहाँ पर डीएनए के टुकड़े डाले जाते हैं और इस तरफ क्या नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा जाता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये फ्रेगमेंट इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ मूव करेंगे, और जो छोटे फ्रेगमेंट वो आगे मिलेंगे और जो बड़े फ्रेगमेंट है वो पीछे की तरफ मिलेंगे। तो ये बात ठीक है, इसकी असर्शन ठीक है। द लार्जर फ्रेगमेंट साइज आर फास्टर मूव, ये बात गलत है, क्योंकि जो स्मॉलर पार्ट है वो जल्दी मूव करेंगी। तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला है? सी आंसर रहेगा इसका भी। तो ये रीजन और असर्शन थे, बड़े ध्यान से पढ़ने हैं बेटा आपने रीजन और असर्शन। अगर यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, एमसीक्यू जो है असर्शन रीजन है ये आसानी से आप कर लेंगे, तो उसके बाद ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं रहती अगर आपने पढ़ रखा है बेटा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, इसमें सेक्शन बी के अंदर आ गए हम, जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ए और बी में से एक करना है। द ब्लड टेस्ट रिस्पॉन्स रिपोर्टेड नेगेटिव फॉर एचसीजी। What does negative HCG imply? Name the
टिश्यू विच प्रोड्यूस HCG। HCG पहले तो होता है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये क्या है बेटा? ह्यूमन क्रॉनिकल गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। और ह्यूमन जो गोनेडोट्रोपिन है, क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है। और प्लेसेंटा से क्या है, प्लेसेंटल लैक्टोजन भी निकलता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी निकलता है। तो ये दोनों हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। और HCG की वजह से क्या पता चलता है, इसका पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना। अगर नेगेटिव है इसका टेस्ट रिपोर्टेड, अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब क्या, ये रिलीज नहीं हो रहा। और ये रिलीज कब होगा, जब प्रेगनेंसी होगी। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी है। और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो प्रेगनेंसी नहीं है। तो इसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो क्या इंप्लाई करेगी कि जो है प्रेगनेंसी अकर नहीं हुई है, प्रेगनेंसी इसके अंदर नहीं हुई है। और इसके साथ इसमें कौन सा टिश्यू से निकलता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रहने वाला इसका। नेक्स्ट जो इसके अंदर है, इसी का जो बी पार्ट गिवन है, इसमें दिया गया है पुत्र जी, इफ ए ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड पॉजिटिव, या भी इसने पूछ लिया पॉजिटिव है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। विच हार्मोन देन विच अदर हार्मोन, ये साथ में वही जो प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है ना, वो भी रिलीज होता है, सेक्रेट होता है, और उसी टिश्यू से सेक्रेट होता है। इसी का बी जो दिया है उसमें है, आपने या ए करना या बी, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर और कहां पर दिया है, लेकिन हम सारे कंप्लीट कराएंगे। द ह्यूमन मेल एजैकुलेट 200 to 300 million sperms during a coitus. However, the ovum is fertilized only by one sperm. How does the ovum block the entry of additional sperm? बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा था अगर 20 मिलियन से, जो 20 मिलियन है ना, इससे अगर स्पर्म काउंट नीचे आ जाता तो इनफर्टिलिटी आ जाती है। एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, लेकिन इनमें से एक ही स्पर्म जो है ना, वो एग के पास पहुंच पाता, ओवम के पास पहुंच पाता है। उसके एंट्री के बाद बाकी जो दूसरे एग ओस्प्रम है उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। वो कैसे ब्लॉक होती है, इसको ब्लॉक करती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कंप्लीट इसको एक्सप्लेन हमने अपनी वन शॉट के अंदर कर रखा है। कोरोना रेडिएटा इसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, रिजिड हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, जिससे दूसरे स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं होते। नेक्स्ट है ऑल कोपुलेशंस विल नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। व्हाई? जितनी बार भी कोपुलेशन होता है उतनी बार ही फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये भी हमने पढ़ रखा है। इसमें क्या पढ़ा था कि फर्टिलिटी कब होती है, उसके कुछ स्पेशल रीजन है, कुछ कारण है कि फर्टिलिटी कब होगी। फर्टिलिटी कब होती है, जब उसको एग भी मिलेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, एग भी जरूरी है और स्पर्म भी। स्पर्म तो मिल जाएगा, एग जो है ना ओवुलेशन से ही निकलता है, ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग मिड में, जो मिडिल वीक है उसके अंदर ही रिलीज होता है। तो उस टाइम पर कोपुलेशन होगी तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसलिए सभी की सभी कोपुलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एग जो है ना वो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर ही मिलता है, हर टाइम नहीं मिलता। वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडल है, उसका जो मिड एरा है, मिड टाइम जो है उसके अंदर ही मिलेगा वो। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन इसके अंदर दिया है। 18th क्वेश्चन है, the systematics representation given below show the DNA strands, two type of mutations। डीएनए के स्ट्रैंड दे रखे हैं बेटा, ये तो है ओरिजिनल टेम्पलेट, एक म्यूटेशन एक म्यूटेशन है। आंसर आपने करना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ म्यूटेशन, कौन सी म्यूटेशन इन दोनों के अंदर, विच, अब वो कौन सी म्यूटेशन जो है ना वो हार्मफुल है, रीजन भी देना है। देखते हैं एक बार क्या है इनके अंदर क्या है। एयूजी स्टार्ट कोडोन है, मिथनिन को कोड करता है। उसके बाद क्या है, सी ए जी है, यहाँ पर क्या है ए जी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो साइटोसिन था वो किससे रिप्लेस हो गया, एडेनिन से रिप्लेस हो गया। तो बाकी सारा का सारा क्या है, सेम ही, इसके अंदर भी इसके अंदर भी सेम है। तो पहली म्यूटेशन जो है इसके अंदर क्या है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक ही जगह पर म्यूटेशन हुई है ना बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट म्यूटेशन है ये। इसके अंदर क्या है, पॉइंट म्यूटेशन मिलेगी। दूसरा क्या है,
इसके अंदर जो है AGA CAU, इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो यहाँ पर पहला तो AUG ठीक है, उसके बाद AGA आ गया, यहाँ पर क्या था CAG था, यहाँ पर AGA, मतलब ये C क्या है डिलीट हो गया। इसमें क्या है, एक जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर जो था वो डिलीशन हुआ उसका, तो इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा ये फ्रेम, उससे अगला भी और उससे अगला भी, पूरा का पूरा इसके बाद जितना भी फ्रेम था इसका सारा का सारा डिलीट हो गया, शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसमें क्या हुआ है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ है। और हार्मफुल कौन सा होगा, अब इसके अंदर तो क्या था, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड चेंज हुआ है, इसमें तो सारा का सारा चेंज हो गया। तो खतरनाक कौन सा, हार्मफुल कौन सा है, ये म्यूटेशन सेकंड जो ये हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। एक के अंदर क्या है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ था, एक अमीनो एसिड ही बदलेगा, बाकी सारे सेम होंगे। जैसे सिकल सेल एनीमिया हम पढ़ करते हैं, वहां पर क्या था, ग्लूटामेटिक एसिड की जगह जगह पर वेलाइन आ गया था, तो वहां पर क्या था, पॉइंट म्यूटेशन थी। इसमें क्या है, फ्रेम शिफ्ट हो गया कंप्लीट, तो इसमें ये खतरनाक है। तो हार्मफुल कौन सा हो जाएगा, इसमें बी वाला हार्मफुल हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। सेकंड इसी का जो और में दिया गया है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गिवन बिलो द सिस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड, एक एमआरएनए का स्ट्रैंड दे रखा है 5 डैश से 3 डैश, इन द अबव सीक्वेंस आइडेंटिफाई द ट्रांसलेशनल यूनिट ऑफ एमआरएनए। इसमें बताना है कि ट्रांसलेशन कहां से कहां तक होगा। आपने पता बेटा एमआरएनए जो ट्रांसलेशन करता है, एमआरएनए के ऊपर क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है, कौन करता है, कौन सा आरएनए करता है, आरआरएनए। ट्रांसफर कौन सा करता है, टीआरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड लेकर आता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, और इसके ऊपर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ओ सॉरी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इसके ऊपर होगी। ट्रांसलेशन के लिए क्या है, कोडोन की जरूरत पड़ती है। जो टीआरएनए आता हुए किसी स्पेसिफिक कोडोन के लिए स्पेशल टीआरएनए पाए जाते हैं, ये उसके ऊपर आकर चिपकते हैं, ये आपने पढ़ रखा है क्लासेस में। तो इसमें एयूजी क्या होता है, स्टार्ट कोडोन, तो एयूजी स्टार्ट कोडोन है, और 3 कोडोन ऐसे हैं जो स्टॉप कोडोन है, जिनमें क्या है यूएजी, यूएए और यूजीए। तो ये 3 कोड क्या है, ये स्टॉप कोडोन है। तो इससे पहले अनट्रांसलेटेड रीजन, इसके बाद अनट्रांसलेटेड रीजन। तो एमआरएनए में कहां से हो सकता है, एयूजी कहां पर है, ये रहा, तो यहां से स्टार्ट होगी, ये क्या है अनट्रांसलेटेड रीजन बच गया ये हमारा, और कहां तक होगी ये, यहां तक, यहां पर क्या है यूएए, तो यहां तक क्या है ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसके बाद का भी जो ये बचेगा, ये भी क्या अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर है ये भी क्या है, यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर यही पूछा, यूटीआर जो है ना वो कहां मिलेगा, इस एयूजी से पहले, ए और यूएए के बाद, क्या सिग्निफिकेंट रोल है इनकी, ये क्या स्टार्ट करता है, ये क्या स्टॉप करता है, इससे पहले और इसके बाद में जो रीजन है वो ट्रांसलेटेड नहीं होता, अनट्रांसलेटेड रहता है वो रीजन। नेक्स्ट जो इसके अंदर रहने वाला है हमारा 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में गिवन है, एक डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें बताना है गिवन बिलो द रिलेशनशिप बिटवीन एचआईवी in the blood and the helper T cell count. A person detected with HIV study the relationship and answer the question. क्वेश्चन पहला क्या गिवन है, what kind of relationship observed in the virus level and the immune response आफ्टर सम डे ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कुछ दिन के बाद क्या होगा, और उसके बाद डज इट कंप्लीटली क्लियर द वायरस फ्रॉम द बॉडी परमानेंटली, क्या इसको परमानेंटली इस वायरस को बॉडी से निकाला जा सकता है। गिव रीजन ऑफ योर आंसर, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। तो इसमें जो दिया गया बेटा, इसमें एक डायग्राम दे रखा है आपको, उस डायग्राम से रिप्रेजेंट करा गया है। यहाँ पर जो आपको ये जो काउंट दिख रहा है, ये है हमारा टी एल्पर सेल का, और यहां पर जो दूसरे वाला है ये गिवन है आपको, ये वाला जो दिया गया है ये है हमारा वायरस के लिए। तो अब इसमें आंसर क्या करना है आपने, पहले आपने बताना ऑब्जर्व करके
लेवल है ना कुछ दिनों तक इनका जो इम्यून सिस्टम का और एचआईवी का जो ऑब्जर्व किया आपने कुछ दिन तक किस तरह का रिलेशनशिप, जैसे ही एचआईवी हमारी बॉडी के अंदर आता है, टी हेल्पर सेल क्या है, हमारी बॉडी की जो कुछ सेल होती हैं मैक्रोफेगस फेगोसाइट, उनको रिलीज करवाती है, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो इसको मारते हैं। तो कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा, डाउन जाएगा। टी हेल्पर भी कुछ मरेंगी लेकिन राइज अप करेंगी। ये क्या है, ये कुछ मंथ तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद जब ईयर्स तक जाता है ना, तो ये क्या करता है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अपने आप को कल्चर करता है। कल्चर करने का मतलब ग्रोथ करता है। जो मैक्रोफेगस सेल होती है उसको अपनी फैक्ट्री बना लेता है। उसके बाद जब ये ब्रस्ट कर कर सेल को बाहर निकलता है हाई अमाउंट में, तो फिर टी हेल्पर सेल को मार देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें क्या है, ये कंप्लीटली क्लियर हमारी बॉडी से नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये किसको मार देता है, टी हेल्पर जो सेल होती है ना उसको मार देगा, उसी के साथ में फैगोसाइट मैक्रोफेगस, हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जीरो हो जाता है। तो ये इसमें आंसर रहने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें विजुअली अफेक्टेड जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि पिक्चर वाला क्वेश्चन वो नहीं कर सकते बेटा, वो भी हम कराया कर चलेंगे, क्या पता वैसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर व्हेन द रेट्रोवायरस एंटर इन ह्यूमन बीइंग सेल। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इसने दिया जैसा हमारा एचआईवी वाला था, कि जो रेट्रोवायरस है ना, रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में एंटर करके फिर उसके बाद कौन कौन से इवेंट वो करता है। रेट्रोवायरस के पास क्या होता है, आरएनए जेनेटिकल मटेरियल होता है, हमारी बॉडी में आकर क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आर डीएनए से आरएनए बढ़ता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए से डीएनए बढ़ जाता है। तो इससे क्या है, डीएनए बनेगा, और डीएनए फिर क्या है, जो ओस्ट सेल है जिसके अंदर ये गया है, ओस्ट सेल, उसका जो डीएनए होगा ना उसके अंदर क्या कर लेगा, अपने आप को ऐड कर लेता है, और उसके बाद अपनी कॉपी कर लेता है। कॉपी करेगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना लेगा, और वो आरएनए किसके होंगे, उस वायरस के आरएनए होंगे। तो ये सीक्वेंस है कि कैसे काम करेगा वो, जैसे ही बॉडी के अंदर गया अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। डीएनए बना लेता है, डीएनए से फिर क्या है, उस डीएनए को ओस्ट सेल के डीएनए में ऐड करेगा, और फिर अपनी कॉपी करेगा, आरएनए बना लेगा, और आरएनए बनाने के बाद क्या है, उस सेल से बाहर निकल जाएगा और उसको इन्फेक्शन कर देगा, उसमें इन्फेक्टेड कर देगा उसको। तो इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए कल्चर प्लेट ऑफ लैक्टोबैसिलस शो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज एंड कलरलेस कॉलोनीज, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है वो बताना है। इसमें है इनएक्टिवेशन इंसर्शन, इनएक्टिवेशन इंसर्शन। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो भी चीज इसने इन्वायरमेंट्स मिलेंगे ना, जैसे लैकोप्रोन को हमने पढ़ा था, तो लैकोप्रोन को अगर ग्लूकोज मिलता है तो ग्लूकोज के डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर एक्टिव होते हैं। अगर उसको मिलता है लैक्टोज तो लैक्टोज के डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं। जैसे ही इस सेल को क्या मिलता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज मिलता है ना इन्वायरमेंट में, जब तक इसको लैक्टोबैसिलस को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इसका प्रोड्यूस नहीं होता, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तब तक क्या ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता, और ब्लू कलर का जो है सबट्रेट जो उसको मिलता है ना, उससे उसकी बॉडी का कलर जो है ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वो अपना। और जैसे ही उसको क्या है, ग्लूकोज की जगह लैक्टोज मिलना शुरू हो जाता है, या फिर दूसरी सबट्रेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो कलरलेस हो जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो इसका आंसर रहेगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से, क्योंकि जैसे ही जब तक उसके पास सबट्रेट जो था वो ब्लू कलर का था तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा था, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक आपने करना है। पहला क्वेश्चन है, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द एवरेज द एन एवरग्रीन फॉरेस्ट एज जीपीपी 400, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन दे रखा है बेटा 400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे, और उसके बाद दे रखा है 150 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे वो तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस कितना दे रखा है 150। कैसे क्या है ये हमारा इकोसिस्टम के अंदर से लिया गया, इकोलॉजी के अंदर से, कि ग्रोस प्रोडक्शन कितना है 400। ग्रोस प्रोडक्शन क्या होता है, जितना भी प्राइमरी प्रोडक्शन होता है ना वो सारा का सारा ग्रोस प्रोडक्शन है, उसमें पूरा कुछ अपने लिए यूज कर लेता है, जिसको रेस्पिरेटरी लॉस बोलते हैं।
बाकी क्या बच जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एनपीपी। एनपीपी क्या होता है, टोटल जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन है उसके अंदर से रेस्पिरेटरी लॉस हम घटा देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं कि जितना भी उसने बनाया और खुद यूज कर लिया, बाकी बच गया हमारे नेट जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के यूज आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा इसने, इसने पूछा व्हाट इज द एनपीपी इन द फॉरेस्ट। एनपीपी क्या रह जाएगा, हम 400 में से क्या कर देंगे, माइनस 150 माइनस कर देंगे, 150 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 250। 250 क्या है हमारा, 250 नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा रह जाएगा एनपीपी। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज अपराइट। आपने पिरामिड पढ़े थे बेटा, नंबर्स में पढ़े थे, बायोमास में पढ़ा था, और एनर्जी के तीन पिरामिड इंपॉर्टेंट थे कि उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्शन वाले हैं, जो ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट पर आते हैं, उनके पास जो एनर्जी है ना वो ज्यादा है। जैसे ही ट्रॉपिकल लेवल 2 पर जाते हैं तो उनके पास एनर्जी कम मिल जाएगी, और जैसे ही हम ट्रॉपिकल लेवल 3 पर पहुंचेंगे तो एनर्जी और भी कम मिलेगी, और T4 पर अगर जाएंगे तो एनर्जी और भी कम मिलती है। तो ये हमेशा अपराइट ही होता है। नंबर वाला कई बार क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी प्रोडक्शन है जैसे प्लांट का है वो ज्यादा, वो जो है वो कम भी हो सकता है। जैसे एक प्लांट के ऊपर इंसेक्ट है, इंसेक्ट जो है वो उसको खा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये T1 लेवल है, इसके ऊपर फ्रूट्स लगे हैं और ये फ्रूट्स को खाने वाले हैं, तो इंसेक्ट हैं या फिर बर्ड्स हैं, उनका नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो ये डाउन साइड भी हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी का सिर्फ ऐसे ही होगा। क्यों था, क्योंकि लॉ ऑफ 10%, एनर्जी का ये लॉ है ना कि एनर्जी हर ट्रॉपिकल लेवल में सिर्फ 10% ही पास होती है। जितनी एनर्जी हमारे अंदर है हमको खाने वाले के पास 10% जाएगी, हमने जिसको खाया उसकी 10% ही हमारे पास आई होगी। तो ये लॉ ऑफ 10% को फॉलो करता है। किसका लॉ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है किसने दिया, लिंडमैन्स लॉ। लिंडमैन ने क्या दिया था, ये लॉ दिया था एनर्जी का 10% का, तो इसलिए ये अपराइट ही होगा, डाउन साइड नहीं हो सकता पुत्र जी। नेक्स्ट जो इसमें रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर और में जो दिया है वो है एज्यूम दैट जीपीपी ऑफ ए फॉरेस्ट ए इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ बी इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सी इफ द फॉरेस्ट हैज एनपीपी दिस, बी की एनपीपी दे रखी है दिस और सी की एनपीपी दे रखी है दिस, which of the following which one of these forest has maximum energy loss by respiratory। इसमें रेस्पिरेटरी लॉस बताना है, सबसे ज्यादा किसका होगा। दो चीजें गिवन है इसने, देखो वैसे तो एक्चुअल अमाउंट में एक ही चीज दे रखी है, इसने क्या बोला है, ए के जो ग्रोस प्रोडक्शन है वो बी के बराबर है और सी के भी। ग्रोस प्रोडक्शन सभी का क्या है, बराबर है। मान लो सभी का ग्रोस प्रोडक्शन है 5000 ले लिया या 500 ले लिया हमने, हाँ 5000 ही ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए एज्यूम किया हमने। रेस्ट और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ये है सभी का, इसमें कहा रेस्पिरेटरी लॉस सबसे ज्यादा किसका होगा। क्वेश्चन क्या हमारी क्या, रेस्पिरेटरी लॉस का फार्मूला क्या बनता है, जीपीपी माइनस नेट प्राइमरी, ओ सॉरी उल्टा होगा, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो किसके बराबर होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। निकालना क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस निकालना है तो इस जीपीपी को हम इस तरफ ले आएंगे, जीपीपी इस तरफ आएगा या रेस्पिरेटरी लॉस पहले इस तरफ ले आओ फिर इसको जीपीपी को उस तरफ ले जाओ। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन में से क्या है, एनपीपी घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी लॉस। तो रेस्पिरेटरी लॉस आ जाएगा हमारा। तो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी लॉस किस में मिलेगा, जिसमें सबसे कम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि उसने रेस्पिरेशन में लॉस ज्यादा कर दिया, नेट जो प्राइमरी प्रोडक्शन वो कम बचा। अगर मान लो 5000 ही हुआ तो उसमें से देख लो, एक तो हम 1254 घटाएंगे, एक हम उसमें से 2157, एक 779 घटाएंगे, तो सबसे ज्यादा क्या है, सी के पास रेस्पिरेटरी लॉस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका एनपीपी सबसे कम है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जिसका सबसे कम होगा, रेस्पिरेटरी लॉस उसका सबसे ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक पिरामिड बनाना है आपने, और पिरामिड किस तरह से बनाना है, नंबर पर बनाना है।
अब नंबर का पिरामिड है, 3 तरह के पिरामिड थे ना, एनर्जी का, बायोमास और एक फिर अमाउंट नंबर्स का। तो नंबर वाला बनाना दिया इसने, ग्रास दे रखी है, ग्रास अमाउंट में ज्यादा है, इसको एनिमल्स, खाने वाले एनिमल्स क्या होंगे, इससे कम मिलेंगे। उसके बाद है क्लीस ऑन द होस्ट, होस्ट के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं, जैसे उसके ऊपर टिश्यूज हैं, तो वो इससे ज्यादा मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा नंबर बनेगा कि जो ग्रास है वो T1 लेवल पर आती है, उसको खाने वाले उससे कम मिलेंगे। उसके ऊपर जो T3 लेवल पर पैरासाइट है वो उनसे ज्यादा होंगे। एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर कई सारे पैरासाइट पाए जाते हैं। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, डायग्राम, इसका जो पिरामिड बनेगा। दूसरा ट्री इंसेक्ट और वुड पिकर्स। ट्री, एक पेड़ के ऊपर इंसेक्ट बहुत सारे मिलते हैं, तो इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद क्या है, वुड पिकर, लकड़ियों के ऊपर से इंसेक्ट को खाने वाले जैसे बर्ड्स होंगे, तो वो इनसे तो कम मिलेंगे लेकिन प्लांट से वो ज्यादा मिलेंगे। तो ये इस तरह का डायग्राम हमारा, इस तरह का पिरामिड हमारा रहने वाला। तो इस तरह के पिरामिड भी आपको बनाने आ सकते हैं, अच्छी तरीके से आपकी ड्राइंग करके आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 22 है। 22 में गिवन है, एक डायग्राम दे रखा है बेटा, इसमें आपने बताना है एक्स और वाई दो सीड ले रखे हैं, और एक्स जो है इस वाले को एपोमिक्सिस से ग्रो करा रखा है, वाई सीड जो है ना वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा रखा है। क्वेश्चन है एम्ब्रियो कितने होंगे, एम्ब्रियो सेक कितने होंगे, ओवल कितने होंगे एक्स के अंदर। देखो बेटा, एम्ब्रियो सेक से क्या बनता है, प्लांट। एम्ब्रियो सेक से क्या बनेगा, सीड बनेगा, प्लांट बनेगा। अब इसके अंदर एम्ब्रियो सेक कितनी होंगी, प्लांट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 3, तो एम्ब्रियो सेक कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, 3। उसके बाद सॉरी एम्ब्रियोज कितने होंगे, 3। एम्ब्रियो सैक कितनी होंगी, एम्ब्रियो सैक तो एक ही है ना, सीड एक है तो एम्ब्रियो सैक भी एक है, एम्ब्रियो सैक एक है, लेकिन उसके अंदर से जो एम्ब्रियो निकले हैं ना, एम्ब्रियो जो निकले हैं वो 3 निकले हैं, क्योंकि 3 ही तो प्लांट बने हैं, तो एम्ब्रियो सैक तो एक ही रहेगी इसके अंदर। ओवल भी एक ही था, एक ही ओवल था, तभी तो इसके अंदर सीड एक है, एक सीड के अंदर एम्ब्रियो 3 है, एम्ब्रियो क्या है, 3 है, न्यूसेलस से प्रोड्यूस हो गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मल्टीप्लाई एम्ब्रियो आर फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर क्या है, जो नुसेलस पाया जाता है ना, नुसेलस, अब जैसे ओवरी है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक रखी हुई है, यहाँ पर क्या है इसके, जो इसके कोटिलेडन ये पाए जाते हैं इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, यहाँ पर क्या बना रहता है, नुसेलस। इस नुसेलस से क्या है, काफी सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि इसके अंदर है, तो न्यूसेलस से ग्रो कर जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एपोमिक्सिस। यही है क्या, एपोमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन इसमें होती नहीं, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, जो इसके इंटेगुमेंट्स के अंदर भरे हुए न्यूसेलस है उससे कोई भी डाइप्लोइड सेल सीड में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा वर्ड एडवांटेज विल प्लांट डेवलप फ्रॉम सीड, वाई, वाई में जो है ना क्या एडवांटेज रहेंगे, पहला एडवांटेज तो यही कि इसमें प्लांट ही एक है, इसके अंदर जो भी एंडोस्पर्म भरा होगा ना, जितना भी होगा वो एक ही प्लांट के लिए है, इसमें जितना भी भरा हो कितने, 3 प्लांट के लिए, तो ग्रोथ कम होगी। पहला डिसएडवांटेज क्या है एक्स को, कि 3 प्लांट है तो उसको एनर्जी कम मिलेगी। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है, वेरिएशन आएगा, इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, एपोमिक्सिस हुआ है, तो ये डिसएडवांटेज यहाँ पर रहने वाले हैं इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, इसमें ये विजुअली फिर इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए सेम ही क्वेश्चन है बेटा, ये सेम क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इसने मैंगो प्लांट ले लिया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसके रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेम द प्लेस इन ह्यूमन ओवरी वेयर द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। पहला माइटोटिक डिवीजन कहाँ होता है, मदर बॉडी के अंदर, जब फीटस स्टेज में थी, जब एम्ब्रियो फीटस स्टेज में था, जब गर्ल्स फीटस स्टेज में होती हैं तो पहली माइटोटिक जो मियोसिस होती है वो वहीं पर होती है। आपने अगर वो वन शॉट नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वन शॉट कंप्लीट कर लें, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा उसमें। तो पहली जो माइटोटिक डिवीजन है वो कहां पर होगी, मदर बॉडी के अंदर, जो फीटस के अंदर ही होती है। कहां पर होगी, फीटस के अंदर ही हो जाती है पुत्र, फीटस के अंदर हो जाएगी।
कंप्लीट ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis क्या है, जिसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है, वहां पर क्या है, पहली माइटोसिस हो जाती है फिटस में। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन, उसमें क्या बनता है, प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट फॉर्म होता है। प्राइमरी ऊसाइट क्या है, एप्लॉइड होता है। प्राइमरी ऊसाइट क्या है, एप्लॉइड है। गिव द क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर कितने होंगे इसमें, 23। अगर एप्लॉइड है तो कितने होंगे, 23 होंगे ना। जैसे ही M1 के अंदर आता है, उसकी फर्स्ट फेज में डिवीजन कंप्लीट करने के बाद वो क्या है, सस्पेंडेड हो जाता, अरेस्टेड हो जाता है। उसके बाद वो फिर मैच्योरिटी तक ऐसे ही रहता है। तो इसमें कितने क्रोमोजोम होंगे, अरे 23 क्रोमोजोम मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो है 24 क्वेश्चन जो हमारा इसमें रहने वाला है, इसमें दिया है सिस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, सेंट्रल डोगमा दी हुई बेटा। सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उससे प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए, जिसको ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन बनना है। यही कहती है सेंट्रल डोगमा। क्वेश्चन आता किसने दी थी, क्रिक। क्रिक ने क्या दी थी, सेंट्रल डोगमा। वॉटसन एंड क्रिक डबल एलिकल मॉडल भी दिया था इन दोनों ने, और क्रिक ने क्या दिया था, इसको सेंट्रल डोगमा दी थी। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन द पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर इज नॉट सिमिलर, एक्सप्लेन। ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, तब उस टाइम पर जो नाइट्रोजन बेस पेयर वो सिमिलर नहीं होते। क्यों नहीं होते, थायमीन की जगह पर क्या जाता है, यूरेसिल। नेक्स्ट, हाउ इज द अबो प्रोसेस मॉडिफाई द रेट्रोवायरस, नेम द प्रोसेस। अब इसमें रेट्रोवायरस क्या है, उसके पास क्या मिलता है, आरएनए, और वो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी पढ़ के आए हैं, देखो कितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिजेंबल करता है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट है, हाउ इज द अबो प्रोसेस, ये होगा जस्टिफाई व्हाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली a segment of DNA is copied into RNA। अब डीएनए के दो फ्रेगमेंट है, दो स्ट्रैंड है। एक ये है ए टी टी टी, ये ले लिया हमने, ए और टी। अब इसमें इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, सिर्फ इसका नहीं होगा, या सिर्फ इसका होगा तो इसका नहीं होगा। एक का ही क्यों होता है, क्योंकि आरएनए क्या बनेगा फिर उसमें, सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाना है। क्योंकि अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो वो चिपक जाएगा और फिर उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, जेनेटिकल मटेरियल हो जाएगा। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, इसीलिए क्या है, एक ही स्ट्रैंड का एमआरएनए या आरआरएनए या टीआरएनए बनाना है, तो एक ही स्ट्रैंड से क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होगी। विजुअली इंपेयर्ड्स के लिए दिया गया है सेम क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी है, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन दिया है। इसमें बस डायग्राम दे रखे, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द साउदर्न ब्लोटिंग हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग द रेडियो लेवल्स वी एंड टी आर एज प्रोब। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमने जो है डीएनए को हमने होस्ट सेल में डालना है, किसी भी पीस ऑफ डीएनए को। बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एक टुकड़ा लेना है डीएनए का, जिसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की आइसोलेशन करनी पड़ेगी इसमें, डीएनए की आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन कैसे करते हैं, डीएनए के अंदर क्या है, इसमें प्रोटीएज डालेंगे, प्रोटीएज डाल देंगे। इसके अंदर क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा देंगे। इसमें लाइपेज डाल देंगे, लिपिड भी डाइजेस्ट हो जाएगा। आरएनए डाल देंगे, आरएनए भी डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या बचेगा, डीएनए, डीएनए के पीस मिलेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उसमें एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लियस उसके पीसेस को काट देगा। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक पार्ट से डाइजेस्ट करता है, यानी कि कट करता है, उसके टुकड़े करता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या है, उसके पीसेस को अलग अलग स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर देते हैं। अभी पढ़ के आए थे हम, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या है, अगर वो जेल का एक बेड होता है, उसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरफ क्या लगा देता है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमने डीएनए के पीसेस में डालने हैं, वो ऐसे इसमें अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, नाइलॉन का जो पेपर होता है उसके ऊपर उसकी कॉपी ले लेते हैं। फिर नाइलॉन या फिर नाइट्रोजन का पेपर भी होता है, नाइट्रोजन नाइलॉन का। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस पर
अल्ट्रा वोयलेट रेज डालते हैं, या फिर एक्स रेज भी बोल सकते हैं बेटा, अल्ट्रा वोयलेट या एक्स रेज डाल करके उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा हाइब्रिडाइजेशन के लिए है कि किसी को भी हाइब्रिड करना है तो उसके लिए उसका डीएनए तो चाहिएगा ना, जो रिक्वायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है उसको निकालने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिशन इक्वालिटी और क्वालिटी इन द सोइल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ थ्री मेन रिसोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स का तीन का रोल बताना है। हम बता सकते हैं बेटा इसमें सबसे पहला एरोबिक, फिर एनएरोबिक, फिर फंजाई, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, इनका रोल बता सकते हैं। एरोबिक एनारोबिक क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे क्या है सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। फंजाई क्या करती है, जो मैटर होता है, वेस्ट डाइजेस्टेड मैटर होता है, डेड डिकाई मैटर है, उसको डिग्रेड करने में हेल्प करती है, जिससे मिनरलाइजेशन होती है, मिट्टी में दोबारा रिप्लेनिश्ड होता है क्या, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड करने में हेल्प करती है। और एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनको कंप्लीट एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा आपने, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं हमारी, या एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं और एनएरोबिक बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं, जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, इसके अंदर कौन से हैं, राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इनके रोल लिखने हैं आपने, कंप्लीट 3 नंबर में है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा तीनों को ब्रीफली। Explain how PCR technique can be used and amplification of small amount of DNA template। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पीसीआर क्या है और पीसीआर से जो है ना एक टुकड़े की हम इतनी सारी एम्पलीफिकेशन मतलब इतनी सारी कॉपी कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म जरूर लिख के आनी है आपने, इसका नंबर मिलता है बेटा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस पीसीआर टेक्निक के अंदर एम्पलीफिकेशन करी जाती है। एम्पलीफिकेशन करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो डीएनए है, जो डीएनए का पीस है, जिसको हमने होस्ट सेल के अंदर डालना है, उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपी कर लेते हैं हम, बिलियंस ऑफ कॉपी। उसके लिए क्या करेंगे, उस डीएनए को, जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, डीएनए से डीएनए कॉपी, उस वही काम हमारी बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी से बाहर करना, उसको हम पीसीआर बोलते हैं। पहले हम डीनेचर करेंगे, पहला स्टेप क्या है, डीनेचर्ड करेंगे हम डीएनए को। दूसरा स्टेप क्या होगा, डीनेचर करने के बाद डीएनए को उसमें एनेलिंग करेंगे, उस पर हम क्या लगाएंगे, एनेलिंग करेंगे, प्राइमर लगाते हैं उसके ऊपर, जैसा काम सेल हमारा रेप्लिकेशन में होता है। तीसरा काम क्या होता है, फिर उसमें डीनेचर करा, एनेलिंग करा, और फिर क्या कर देंगे, उसको रेप्लिकेट कर देंगे, उसकी कॉपी कर देंगे, उसको रेप्लिकेट कर देंगे, और इसको बार बार रिपीट करेंगे, 30 या 40 बार जब जैसे रिपीट करेंगे, इसको बिलियंस ऑफ कॉपी मिल जाएंगे हमने। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन। कहाँ गया एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन। तो ये स्टेप है। नेक्स्ट है, डायग्राम दे रखा है, उसमें वार्बल बर्ड्स फीडिंग कर रहे हैं सोर्स ट्री पर। एक जो है ना स्प्रूस ट्री है, जो कोनीफोरस प्लांट होते हैं ना, कुछ इस तरह के प्लांट पाए जाते हैं कोनीफोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो पहाड़ों में पाए जाते हैं ना, उन प्लांट्स के ऊपर उनकी बात कर रखी है इसने, कि इस तरह का एक प्लांट गिवन है। ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है। अब इसमें पूछ रखा है बेटा जी, बर्ड्स जो है ना वो अलग अलग जगह पर बैठे हैं। एक जो है यहाँ पर है, एक मिनट, टॉप पर है, एक मिडल और एक इसके बेस पार्ट पर बैठा है। इसमें बताना क्या है, क्वेश्चन ए जो इसका है वो दे रखा है, डायग्राम है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विच हेल्प देम टू को एग्जिस्ट। ये अपने आप को को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म बताना है। मैकेनिज्म को एग्जिस्ट का क्या, सेम ही बर्ड है, अलग अलग पोजीशन पर बैठे हैं, सेम ही रिसोर्स है खाने के लिए, तो इसमें को एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, देखो एक जब सेम स्पीसीज जो है ना कंपीट करती है रिसोर्सेज के लिए,
तो उसमें क्या होता है, या तो ऑर्गेनिज्म डिमिनिश्ड हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जो जिसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी वो बच जाएगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, इन्होंने तीनों ने अडेप्टेशन कर ली सेम रिसोर्स के लिए, एरिया बांट लिया, एरिया बांट लिया सभी ऑर्गेनिजम्स ने, और को एग्जिस्टेंस को इसने वेरी कर लिया कि इसमें क्या है, जो रीजनल स्पेसिएशन जो किया ना इन्होंने, वो इसका आंसर आएगा कि इन्होंने क्या अपना अपना रीजन बांट लिया, और को एग्जिस्टेंस के लिए फूड रिसोर्सेज को इन्होंने क्या कर लिया, कंप्लीट रिसोर्सेज जो था इसके, इनका खाने के इनके पास जो इस फूड पर रहने का स्पेस था और फूड था, उसको क्या कर लिया इन्होंने, डिवाइड कर लिया सभी के अंदर, तो इसने एरिया स्पेसिएशन कर लिया। नेक्स्ट इसमें है, क्या ये गोस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, डज इट अप्लाई टू द शोन केस, इस केस में नहीं, गोस प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि गोस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या था, जब भी दो स्पीसीज कंपीट करेंगे एक दूसरे को, या तो कोई ना कोई एलिमिनेट हो जाएगी या फिर वहां से चली जाएगी। ये गोस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था कि जैसे ही किसी सेम जियोग्राफिकल एरिया में दो स्पीसीज एक दूसरे को compete कर रही हैं, तो उनमें से एक एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज स्पेस कम होता है, लिमिटेड होता है। तो ये इसको फॉलो नहीं करी, इन्होंने क्या कर लिया, एरिया को बांट लिया है, डिवीजन कर लिया एरिया का। नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बेटा, इसमें 29 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है अपना 29। इसमें दे रखा है बेटा, सेक्शन डी हमारा आ गया है। इसमें है, एज्यूम कर रखा है, एज्यूमिंग दैट विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स वेयर हार्डी वेनबर्ग कंडीशंस आर मीट द कलर ब्लैक डोमिनेंट है। इसने कहा है ब्लैक कलर जो है ना वो डोमिनेंट है, किसके अंदर, कुछ बीटल्स हैं ऐसे जो ब्लैक कलर के हैं, और ब्लैक इसमें डोमिनेंट कलर है। दूसरा कलर कौन सा है, रेड कलर है। रेड कलर क्या है, रिसेसिव है। और साथ में इसने दिया है 40% उस पॉपुलेशन के अंदर एक पॉपुलेशन है जिसमें ब्लैक और रेड दो तरह के बीटल है। ब्लैक कलर के जो बीटल्स हैं वो डोमिनेंट है, और रेड वाले रिसेसिव हैं जिनका 40% क्या है, टोटल कंटेंट है। और बीटल ये क्या है, इनको हमने स्मॉल बी से डिनोट किया है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ कुछ क्वेश्चन देने हमने, कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड बीटल, रेड बीटल की फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा इसमें, कि रेड जो बीटल है ना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो रेड बीटल की परसेंटेज तो गिवन है, बतानी क्या है फ्रीक्वेंसी। आपको पता है आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या था, पी प्लस क्यू का, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 1, यही था ना बेटा, ऐसा ही कुछ हमने स्टडी किया था। सॉरी एक मिनट, P प्लस क्यू ये एक के बराबर होता है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 1 है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। अब इसमें गिवन क्या है इसके अंदर, इसने दिया 40% ऑफ द, कौन से हैं, रेड बीटल का फ्रीक्वेंसी दी है ना 40%। अगर हम 40% देखें तो एक के अंदर से कितना बनता है बेटा 40%, 0.4, 0.4 जो है कौन है, रेड बीटल गिवन है, इसने रेड बीटल्स दे रखी हैं 0.4। अब 0.4 क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर हम देखें 0.4 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी, 0.4 क्या है, ये क्यू स्केयर है, ये क्यू स्केयर दे रखे हैं 0.4, इसमें से आउट ऑफ 1 से पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू, जो हमारी इस इक्वेशन में 1 आता है, इसमें क्यू स्केयर कितना दे रखा है 0.4, 40% को हमने एक के अंदर से कितना निकाल, एक का 40% 0.4। अब इसका अगर हम स्केयर रूट करेंगे 0.4 का, क्योंकि हमने पी स्केयर की, सॉरी क्यू स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमने क्यू की वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है, तो इसका स्केयर रूट कितना होगा, लगभग लगभग 0.63 के आसपास होगा, 632, इतनी ज्यादा वैल्यू तक नहीं लेकर जाते हम इसको, 62 तक ही ठीक रहेगा ये, 0.62। अगर इसका हम स्केयर कर 63, इसका हम स्केयर करते हैं तो क्या आता है 0.4 आता है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा इसमें 0.63। तो आप यहां से ये इक्वेशन आपने याद रखनी है इनकी,
इसी के बेस पर दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बीटल ऑफ द पॉपुलेशन दैट एट्रोजाइगस। एट्रोजाइगस कौन सी होगी? अब जिसके अंदर ये है वो तो क्या है, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस ही होगी। एट्रोजाइगस हमारी कौन सी बचेगी? एट्रोजाइगस बचती है हमारी बेटा जिसमें एक तो होगा कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी, तो ये हमारी एट्रोजाइगस है। तो इसकी परसेंटेज पूछिए कितनी, इसकी परसेंटेज कितनी होगी, उसके लिए वो हमने क्या निकालना पड़ेगा? देखो ये इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 1। पी प्लस क्यू का स्क्वायर जो था उसको अगर हम एक्सपेंड करते तो ये कुछ हमारे पास आता है। अब परसेंटेज पूछिए बेटा जी इसकी, कि इसकी कितनी परसेंटेज होगी, उसके लिए हमने क्या बताना होगा, उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें? क्वेश्चन एक बार दोबारा कैलकुलेट, हाँ परसेंटेज ऑफ द बीटल, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें? उसके लिए क्यू की फ्रीक्वेंसी और पी की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का हमें पता होना चाहिए। क्यू की फ्रीक्वेंसी और पी की, क्यू की तो हम निकाल चुके हैं, क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0.63, ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्यू की। अब पी की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, अगर हम निकालें पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू की फ्रीक्वेंसी 0.63 गिवन है, पी की हमें निकालनी है, तो ये इस तरफ चला जाएगा इक्वल टू से उस तरफ, और 1 के अंदर से इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास, अगर 1 के अंदर से 0.6 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.37 के आसपास कुछ हमारा मिलता है। 0.37 के आसपास हमारी पी की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब क्वेश्चन क्या है? 2p क्यों निकालना है? 2p क्यों निकालना है हमने, और उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो 2 इंटू में p की वैल्यू क्या है? 0.63 इंटू में 0.37, इस तरह से निकालकर हम क्या कर सकते हैं? p क्यू की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है बेटा, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है आपके तो कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है इसमें। ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है आपके सीबीएसई में आपको ये देखने को मिलते हैं, जो स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे एचबीएसई है उसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, उसके अंदर ये चीजें नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, ये भी हम निकाल चुके हैं। होमोजाइगस की इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, एज्यूमिंग दैट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कंडीशन मीट द बीटल्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग 1500 beetles, how many beetles would you expect black and red color respectively? इसने बोला 1500 टोटल बीटल है, तो टोटल क्या है बीटल्स? 1500 गिवन है। इसमें बतानी है रेड कितनी होंगी और ब्लैक कितनी होंगी। अगर हमने रेड का डाटा पता लग जाए तो 1500 में से माइनस कर देंगे। अब रेड कितनी दे रखी है? रेड गिवन है 40% है, अगर हम 1500 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 का अगर हम 40% निकालने चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा? अगर 40% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 600 आता है ना, 20 से 2 जीरो गई, 15 फोर जा 60 और 40 की 0, तो 600 हमारे पास बीटल कौन सी है? रेड है। रेड बीटल कितनी है? 600। 1500 में से अगर 600 गई तो कितनी बची? अगर 1500 में से 600 जाएंगी तो कितनी बच जाएंगी? 900। 900 जो बीटल है वो हमारे पास कौन सी हो जाएंगी? वो हो जाएंगे हमारे पास ब्लैक। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 30 जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, गिवन बिलो द पैटर्नर पैटर्न 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 ऑफ टेम्परेचर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए नॉन वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मस्किटोज, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। एक ग्राफ गिवन है आपको यहाँ पर, ये ग्राफ आपने स्टडी करना है और इस ग्राफ के रिगार्डिंग आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर ये है, ये ग्राफ है,
इस ग्राफ में इस तरफ गिवन है बेटा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और इस तरफ गिवन है टाइम डेट, यानी कि डेज, एक दिन, दो दिन, चार दिन, इस तरह से टाइम गिवन है, किसमें, डेज में गिवन है। अब 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, एवरेज टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो अब इससे फ्लक्चुएट हो रहा है, पहले डाउन हुआ, उसके बाद अब फिर और राइज कर गया, फिर फ्लक्चुएट हुआ 37 के आसपास हुआ, फिर राइज अप कर रहा, फिर इस तरह से क्या है फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर चल रही हैं, फिर जो है डाउन जाता है और फिर फीवर ज्यादा होता जा रहा। इस तरह से टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस दिखा रखी है इसने। अब कौन सी बीमारी है ये, एक्चुअली क्या है, इसके सिम्टम से ही क्या पता चल रहा है, ये मलेरिया। मलेरिया के सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर फ्लक्चुएट होता है, आज फीवर है कल ठीक हो जाता है, फिर जो है ना सुबह ठीक है तो शाम तक फिर फीवर हो जाता है, नहीं अगली सुबह तक फिर, आज हम जो है ठीक महसूस करेंगे, फीवर जो डाउन लगेगा, अगले दिन फिर जो है ना राइज कर जाता है। कुछ ऐसे ही सिम्टम मलेरिया में होते हैं। दूसरी बात इसने बोला है वो किसके अंदर से ट्रांसमिट हुई है, मॉस्किटो, मॉस्किटो से ट्रांसमिट हुई है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। इस जो ये जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मलेरिया का। कौन सा मलेरिया, फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज किसको कैरी करता है, ये एक मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज है ये, प्लाज्मोडियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉस्किटो फीमेल एनाफ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दिस पैथोजन मल्टीप्लाई इन ह्यूमन बॉडी। कैसे ये अपनी मल्टीप्लाई करता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन है बेटा, इसका कैसे आंसर देना आपने कि अपनी मल्टीप्लाई कैसे करेगा। मलेरिया का लाइफ साइकिल आप पढ़ चुके हैं बोर्ड क्लासेस के, जो जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा क्लासेस में तो टीचर ने आपको कराया होगा। अगर आप उसका लाइफ साइकिल नहीं पढ़ा है आपने तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो मिलेगी आपको वन शॉट, उसमें आप जाकर देख सकते हैं लाइफ साइकिल कैसे होता है मलेरिया का। सबसे पहले जो मलेरिया है ना, जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो की जो गट होती है उससे ह्यूमन के अंदर जाता है। दो होस्ट होते हैं इसके, एक तो मॉस्किटो और दूसरा कौन है, ह्यूमन। तो मॉस्किटो से ये क्या है ह्यूमन बॉडी में आता है, यहां पर आकर ये कहा जाता है, पहले आरबीसी के थ्रू जाएगा, आरबीसी से होते हुए लीवर के पास जाएगा, और लीवर की सेल में क्या है अपनी मल्टीप्लाई करेगा, स्पोर की फॉर्मेशन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये। ह्यूमंस के अंदर क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये, लीवर के अंदर जाकर ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद फिर ब्रस्ट करके कहा जाएगा आरबीसी के पास। आरबीसी के पास क्या करता है ये, आरबीसी के पास ये गैमेटोजेनेसिस करता है। किसकी बात करें हम, प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या है, मॉस्किटो की गट से कहा जाएगा ह्यूमन के पास जाएगा, जैसे ही वो ब्लड सक करने आती है तो उसकी जो स्टिंग है उसके थ्रू हमारे आरबीसी से लीवर तक पहुंचेगा, लीवर से फिर कहा जाता है, लीवर के अंदर ये पहले अपनी ग्रोथ करेगा, अमाउंट बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, फिर आरबीसी के अंदर आ जाएगा, और आरबीसी के अंदर फिर क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमेट्स बनाएगा, और ये गैमेट फिर दोबारा मॉस्किटो जब डंक मारता है ना, दोबारा फिर मॉस्किटो ने जब काटा तो ये दोबारा मॉस्किटो की गट में चला जाएगा, और वहां पर क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो मॉस्किटो में क्या करता है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमारे अंदर क्या करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसका लाइफ साइकिल है, कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ये पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, हाउ इज दिस इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। मॉस्किटो से ह्यूमन तक ट्रांसमिट होता है, फीमेल एनाफ्लीज से। विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैथोजन आर कंप्लीटेड इन मॉस्किटो गट। मॉस्किटो की गट में कौन सी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन होता है एक तो इसके अंदर, मॉस्किटो की गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन के बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है, और इन स्पोर को फिर ह्यूमन में डालता है। तो ये लाइफ साइकिल किसमें है, मॉस्किटो की गट के अंदर होता है ये।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है वो दिया गया विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, सेम यही क्वेश्चन है जो आप अभी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन ई के अंदर आते हैं हम 5 मार्क्स में। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया, इसमें दिए है ए और बी में से ए का आपने अटेम्प्ट करना है। क्रेप्टोक्रेडिजम्स इज ए कंडीशन, एक कंडीशन दी गई है क्रेप्टोक्रेडिजम्स which the testis fail to descend into the scrotum। अब इसमें कौन सी कंडीशन है, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें जो टेस्टिस होते हैं, वो जो टेस्टिकल्स हैं, वो एक सेक्स स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम, इस स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ये टेस्टिकल्स पाए जाते हैं। अब इसने बोला कि स्क्रोटम जो है ना वो टेस्टिकल के अंदर नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेप्टोकीटिज्म। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, इट कैन आल्सो लीड्स compromised सर्टोली सेल फंक्शंस एंड हैज इम्पैक्ट द लेडिंग फंक्शंस। तो दोनों ही काम इसके कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, सर्टोली सेल के फंक्शन भी रुक गए हैं जो हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और साथ में दूसरा लेडिंग सेल के फंक्शन भी, लेडिंग सेल हार्मोन सॉरी, और सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिशन। और ये क्या करती है, लेडिंग सेल ये हार्मोन रिलीज करा कर। और एक और जर्म सेल बच गई, जर्म सेल, जर्म सेल से क्या है, इससे स्पर्म बनता है। अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 पैरामीटर्स, 3 वो पैरामीटर्स बताने हैं ऑफ मेल फर्टिलिटी विच गेट आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द क्रेप्टोक्रेडिज्म्स। अब इस कंडीशन की वजह से कोई 3 ऐसे केसेस बताने हैं, 3 ऐसे पैरामीटर्स बताने हैं जिसमें फर्टिलिटी जो है ना हमारी, जो ये फर्टिलिटी है ये अफेक्टेड होगी। और फर्टिलिटी अफेक्ट होने के 3 कारण, सबसे पहला तो क्या बताया इसने, लेडिंग सेल जो है ना वो अफेक्ट होंगी, लेडिंग सेल जो है वो अफेक्ट हुई है। लेडिंग सेल अगर अफेक्ट हुई है तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा तो फिर क्या है, गेमेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकती। दूसरा, सर्टोली सेल के फंक्शन भी, मान लो लेडिंग सेल जो है इतनी अफेक्ट नहीं हुई, हॉर्मोन्स निकल भी गए, तो सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। सर्टोली सेल से क्या होता है, स्पर्मिएशन होती है। स्पर्मिएशन क्या है, सर्टोली सेल के अंदर जो मेल गैमेट है वो उससे रिलीज हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद, तो वो मैच्योर भी नहीं होगी, स्पर्मिएशन भी नहीं हो सकती। तो दो तो ये हो गए कारण, और तीसरा कारण क्या रहेगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके अंदर जो जर्म सेल है, जर्म सेल, इनको बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कम टेम्परेचर चाहिए। और ये अगर सर्टोली से, ये अगर स्क्रोटम के अंदर नहीं है तो टेम्परेचर इतना कम नहीं मिलेगा, तो इनकी फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। तो ये 3 कारण है। विच प्रोसेस विल अफेक्टेड इफ मैच्योर्ड स्पर्मेटाइड्स आर नॉट रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से अगर मेल गैमेट नहीं निकलेंगे तो कौन सी प्रोसेस अफेक्ट हुई, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होगी, इसमें अफेक्ट हो जाएगी। नेम एंड एक्सप्लेन वन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। एक आर्ट मेथड बताना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिसमें इनफर्टाइल कपल्स को क्या है, फर्टिलिटी दी जाती है, या उनको क्या है, उन कपल्स को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से बच्चे दिए जाते हैं, उनको जो है ओवम जो है वो दिया जाता है, या उनको फर्टाइल बनाया जाता है, मतलब उनको क्या है, बच्चों का सुख दिया जाता है। अब इसमें क्या है, विच इन विच द स्पर्म या सीमन इज यूज्ड असिस्टेड, इसके रिगार्डिंग में बताना आपने, स्पर्म और सीमन जो है ना वो असिस्ट कर किया जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, जो मेल के अंदर ओवम है वो तो है प्रोड्यूस हो रहा है अच्छा तरीके से, उसके फंक्शन जो है ना वो अफेक्टेड नहीं है, मेल के अफेक्टेड है, तो इसमें क्या स्पर्म को बाहर निकाल लेते हैं, स्पर्म को बाहर निकालेंगे और वेजिनल ट्रैक में छोड़ देंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म इंसेमिनेशन, स्पर्म इंसेमिनेशन कर देते हैं।
या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो स्पर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करना पड़ता है, एआई भी बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस मेथड से क्या है, स्पर्म को हम क्या कर देंगे, उसकी वेजिनल ट्रैक में डाल सकते हैं। तो पहला तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ओवम को बाहर निकालकर उसके अंदर क्या कर देंगे, स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे, ICSI, इंट्रा इंट्रास्पर्म इंट्रा सेमिनेशन, एक मिनट, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंजेक्शन। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की ओवम बाहर निकाला लैब के अंदर, और फिर इंजेक्शन से क्या है, स्पर्म जो है उसको डाल देंगे, जो ओवम था, जो मेल गैमेट था, उस गैमेट को डाल देते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे क्या किया जा सकता है, इनफर्टिलिटी दूर की जा सकती है इसकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर है, नेम एंड एक्सप्लेन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स दैट शुड बी यूज्ड टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी करी जाएंगी, फर्स्ट एंड शोन इन द फिगर गिवन बिलो। एक फिगर भी दे रखा है भाई इन्होंने, ये एक फिगर है। अब इसमें बताना आपने कौन सी दो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज की गई हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें, ये ब्लास्टोमर हैं दो, तो इनको ट्रांसफर करना, अब हमने क्या है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है। एम्ब्रियो कहां पर ट्रांसफर करना है, या तो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर अंदर ट्रांसफर होगा, या फिर फिलोपियन ट्यूब के अंदर। कब और किसको ट्रांसफर करेंगे, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर है, ये ET है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल है। 8 सेल तक अगर है एम्ब्रियो, 4 से 8 सेल तक अगर एम्ब्रियो होता है, तो इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है। जैसे ये 16 से 64 के बीच में चला जाता है, जैसे ये 8 से ऊपर चला गया, लगभग 16 के आसपास सेल है इसके अंदर, तो जैसे ही इसके अंदर चला गया, तो इसको कहा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये क्या है, इंट्रा यूट्रन ट्रांसफर, यूट्रिन ट्रांसफर, IUT होगी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और इसमें क्या है, फेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो फेलोपियन के अंदर कब ट्रांसफर होगा, जब ये 8 से कम है या 8 तक, उससे ज्यादा को यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। तो ये दोनों टेक्निक्स हैं इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विजुअली अफेक्टेड के लिए गिवन है, सेम वही क्वेश्चन है, ये जो अभी किया हमने उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिख रखा। बी के अंदर दिया गया है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रेजेंट इन द प्लांट गिवन बिलो। रोज, इन रोज बे प्लांट स्टेमन्स राइपन बिफोर द स्टिग्मा। देखो इसमें है कि जो रोज प्लांट होता है ना, बे प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो स्टेमन है ना, वो पहले ही मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से। ऐसा क्यों होता है, सेल पोलिनेशन, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ये क्या होता है, पहले अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गया, ये या फिर जो पोलन स्टेमन्स जो है ना पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स सारे के सारे हवा में या फिर एयर से, इंसेक्ट से ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनको पोलिनेट करने के लिए उनको पोलिनेटर्स ले जाते हैं। और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होता है, तो सेल्फ पोलिनेशन रुक जाती है, तो ऑटोगेमी रुक जाती है। ऑटोगेमी नहीं होगी, क्रॉस पोलिनेशन होगा, जीनोगेमी होगी, गेटनोगेमी होगी, तो फिर क्या वेरिएशन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये ऑटोगेमी प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्राइमरोज द फ्लावर हैव शॉर्ट स्टेमन एंड लॉन्ग स्टाइल, सेम इसका आंसर भी बेटा ये कि इनके अंदर क्या है, जो स्टेमन है ना वो क्या है, शॉर्ट है। जैसे एक फ्लावर के ऊपर ये ओवरी रखी हुई है, अब इसके अंदर ये जो स्टेमन है, स्टिग्मा है, ये यहां तक है, और जो स्टेमन्स निकलेंगे
मेल गैमेट जो होगा वो यहां तक निकला हुआ, कुछ इस तरह से। अब इसके पोलन ग्रेन्स यहां तक नहीं जा सकते, तो ये भी क्या है, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, पोजीशन डिफरेंस हो जाएगी इसकी अलग अलग। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए पौधा कुछ करता है ना, कि वो सेल्फ पोलिनेशन ना उसको रोकने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करता है, वो यही टेक्निक्स है। क्या, मैच्योरेशन टाइम पीरियड अलग अलग कर दिया, उनकी क्या है, पोजीशन अलग अलग कर दी। तीसरा भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ मस्टर्ड एग्जिबिट्स रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन ग्रेन पोलन ग्रेन्स। अब इसमें क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ मस्टर्ड एग्जिबिट्स रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। अब इसमें क्या होता है, जो मस्टर्ड के वो है ना, वो अपने ही पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देता। मान लो ये मस्टर्ड ऑयल है, इसके जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो भी गए, यहां से इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, तो इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता स्टिग्मा, इनकी पोलन ट्यूब ही नहीं बनाएगा। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑटोगेमी को रोकने के लिए सेल्फ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ वाज ऑटोगेमी इज प्रिवेंट इन कैस्टर्ड एंड पपाया। कैस्टर्ड में और पपाया में ऑटोगेमी कैसे प्रिवेंट होगी। कैस्टर्ड के जो फ्लावर होते हैं ना, कैस्टर्ड के फ्लावर मेल और फीमेल दोनों ही उसके ऊपर पाए जाते हैं, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, रिकॉग्नाइज नहीं करता स्टिग्मा इनको भी। तो कैस्टर्ड के अंदर क्या है, डू नॉट मेक पोलन ट्यूब, अपने ही मेल गैमेट की क्या करेगा, पोलन ट्यूब नहीं बनाया होगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है। अगर हम बात करें पपाया प्लांट की, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, ये ऐसे ही प्लांट है बेटा जिस पर क्या है, मेल गैमेट होते हैं, मेल जो प्लांट है वो अलग होता है, फीमेल प्लांट ही अलग होता है, एक प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर ही नहीं मिलते। तो ये इसमें इनमें क्या होता है, अपने अलग अलग फ्लावर बनाते ही, मेल का फ्लावर अलग मिलेगा और फीमेल का अलग मिलेगा। इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा इससे, इससे यही फायदा होता है कि ऑटोगेमी फिर रुक जाती है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाती है, वेरिएशन आता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, अटेम्प्ट एनी आइदर ऑप्शन ए और बी। अब इसमें भी यही है, 5 मार्क्स में है, या तो ए अटेम्प्ट करना आपने या बी करना है। सेम यहाँ पर भी ए या बी अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ एडवेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ इनफर्टी इन infestations by nematode and thereby increase the crop yield। क्रॉप यील्डिंग के लिए कुछ नेमाटोड को रोकने के लिए टेक्निक बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या था, एक बीटी कॉटन बनाया था हमने, ऐसे ही क्या है, एक हमने बीटी कॉटन में क्या था, कुछ नेमाटोड्स को मारने के लिए क्या किया था, बीटी कॉटन से जो बैसिलस थ्रेंजेंसिस का एक जीन होता है, एक बीटी जो है ना बैसिलस थ्रेंजेंसिस होता है, इस बीटी का एक क्रायोजीन होता है, एक जीन होता है क्राइजीन। अब क्राइजीन क्या है, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये क्राई प्रोटीन क्या है, ये जैसा ही नेमाटोड के गट में जाता है, उसके गट में जाकर क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, उसको ब्रस्ट कर देता है, उसको मार देता है। तो एक तो हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसमें कि बीटी कॉटन ऐड हो सकता है। एक हमने क्या किया था, टोबैको प्लांट में भी एक नेमाटोड के बारे में आता है, जो टोबैको प्लांट होता है ना, उसकी रूट के अंदर एक नेमाटोड पाया जाता है, मिलेनी मिलेनी मिलेनोगाइनी इनकोग्निशिया। मिलेनोगाइनी इनकोग्निशिया एक नेमाटोड होता है। इस नेमाटोड को मारने के लिए क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं हम। आरएनए इंटरफेरेंस का कैसे यूज होता है, हम इस मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया का ना एक जीन ले लेते हैं, एक ऐसा प्रोटीन जो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इसका जो प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो आरएनए है, उस आरएनए की सीक्वेंस ले लेंगे, उस आरएनए की सीक्वेंस का एक क्या कर देंगे हम,
डीएसआरएनए बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्या है, डीएसआरएनए बना लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया और हमने टोबैको प्लांट के अंदर उसको ऐड कर दिया। कैसे ऐड करते हैं, उसमें टोबैको क्या प्लांट के अंदर ऐड करने के लिए आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम की जरूरत पड़ती है। अगर हमने एनिमल्स में ऐड करना है तो रेट्रोवायरस की जरूरत पड़ती है। अगर बैक्टीरिया के अंदर हमने ट्रांसफर करना कोई जीन को तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बैक्टीरियोफेज की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्रोबैक्टर लेंगे। एग्रोबैक्टर की हेल्प से क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम क्या कर देंगे, टोबैको प्लांट में ऐड कर देंगे। अब जैसे ही इसको खाएगा मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया, जैसे ये इनकोग्निशिया टोबैको प्लांट की रूट को खाता है ना, उसकी रूट में ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए टूट जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड बना लेगा अपने आप को। और इनके अंदर एक जो जीन है ना, वो तो होती है एक्टिव, और दूसरी जो जीन होती है वो इनएक्टिव है। तो जो एक्टिव जीन है, एक्टिव आरएनए है, ये एक्टिव आरएनए क्या करेगा, जो इसके स्पेसिफिक प्रोटीन का आरएनए है उसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा। अब इस आरएनए हमने पढ़ा, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होना जरूरी है, उसके ऊपर जाकर अगर दूसरा आरएनए चिपक गया तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया इसका। तो अब इसका आरएनए खत्म हो गया, अब इससे क्या प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रोटीन था, इससे फिर क्या है, ये नेमाटोड मर जाता है। तो इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस करके इसको मार सकते हैं, एक नेमाटोड को रोक सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसकी रूट में ये नहीं आएगा और प्रोडक्शन क्या है, टोबैको का डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर, नेक्स्ट है, इन फ्यूचर जेनेटिक थेरेपी में बी यूज टू प्रिवेंट, ट्रीट और क्योर सर्टेन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है 1990 के अंदर हमने एक 4 ईयर जो गर्ल थी अमेरिका के अंदर, इसमें क्या किया गया था, हमने जीन थेरेपी की थी। इसमें क्या किया गया था, जीन थेरेपी की गई थी। इस जीन थेरेपी में क्या किया गया था, एक एडीए नाम की जो है ना डेफिशिएंसी थी। एडीए क्या है, एडेनाइन डाई एमिनेज, एक एंजाइम है बेटा, एडेनाइन डाई एमिनेज। ये इंपॉर्टेंट रोल किसमें करता है, हमारी इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटिकल रिस्पॉन्स होता है इसका, इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल है एडीए का, एडेनाइन डाई एमिनेज का। अब होता क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब इसमें क्या किया था जीन थेरेपी में, हमने जीन थेरेपी के अंदर कुछ ऐसी इसकी जर्म सेल निकाल लेते हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप बोर्ड क्लासेस में, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इसकी जो पेशेंट है ना, इसकी कुछ जर्म सेल निकालनी है हमने, इसकी कुछ जर्म सेल निकालेंगे। उन जर्म सेल के अंदर जो ये एडेनाइन डाई एमिनेज है, एडीए है, और इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि इसके अंदर तो ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, इसकी कमी है। तो इसको हम इसमें जर्म सेल में डाल देंगे। बाद में जब ये इस जर्म सेल के अंदर ऐड हो जाता है रेट्रोवायरस की हेल्प से, ये भी लिखना आपने, इसको हम ऐड कैसे करेंगे, रेट्रोवायरस। एनिमल्स में कोई भी जीन ऐड करने के लिए रेट्रोवायरस, प्लांट में ऐड करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया में ऐड करने के लिए, बैक्टीरिया में ऐड करने के लिए आप क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे। बैक्टीरिया में अगर हमने ऐड करना है कोई भी चीज, वेक्टर ऐड करना है तो उसको हम किसके थ्रू ऐड करेंगे, रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम प्लांट में, ये एनिमल्स में। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बैक्टीरियम किससे ऐड होगा। तो रेट्रोवायरस से क्या कर देंगे हम, इसकी जो जर्म सेल है इसमें एडीए का जीन ऐड कर देंगे, इसका जो जीन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे इसको कंप्लीट क्योर तो मिलेगा नहीं, कुछ टाइम के बाद इसको फिर वो जर्म सेल दोबारा से डलवानी पड़ेंगी। इसका कंप्लीट क्योर कब है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर इसको कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। इसके अलावा जीन थेरेपी के अलावा जो बोन मैरो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी की जा सकती है इसमें, जिससे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कंप्लीट क्योर इसका नहीं है, वो भी बार बार करानी पड़ेगी। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अलावा एक और भी इसका इलाज है, उसमें क्या है, एडीए का जो एंजाइम है ना, एडिनोसिन डाई एमिनेज, उसको बार बार इंजेक्शन से दिया जा सकता है पेशेंट को। कंप्लीट क्योर इसका जीन थेरेपी है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर ए नीड टू
कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, कितना आसान क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के 3 मेन मेथड हमने पढ़े थे। एक तो थे नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा था ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा था एथिकल। क्या लिखोगे, नैरोली यूटिलिटेरियंस वो क्यों बचाना चाहते हैं प्लांट्स को या बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि हमने उनसे क्या है, उनसे क्या मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, फ्रूट्स मिलती है, फूड मिलता है, इसलिए वो हमने उनको बचाना चाहिए, ये उनकी सोच है। तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने की एक विचारधारा है। दूसरी ब्रॉडली है, ब्रॉडली में क्या है, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमारा अर्थ का पोल्यूशन भी कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हैं, और साथ में मेडिसिन वगैरह फूड तो देते ही है। तो वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में लिखना है। एथिकल में क्या है, एथिकल के अंदर क्या जाएगा कि हमें भी जीने का अधिकार है और सभी ऑर्गेनिजम्स को जीने का अधिकार है, साथ ही इस इकोसिस्टम में एक भी ऑर्गेनिज्म अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये बायोडाइवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है, ये जो चेन है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए सभी को बचाना जरूरी है। ये एथिकल के अंदर लिखना हमने। तो ये 3 पॉइंट हम लिख देंगे इसके अंदर कि कैसे हमने इसको बचाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इसके अंदर बनता है वो है नेम द 2 टाइप ऑफ डिजायरेबल अप्रोचेस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोई भी 2 अप्रोचेस विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंट बिटवीन 2 टाइप्स। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, जैसे इन सिटू और दूसरा एक्स सिटू। इन सिटू क्या है, जहां वो ऑर्गेनिज्म रहता है उसका नेटिव प्लेस है, वहीं पर उसको कंजर्व करना हमने। एक्स सिटू क्या है, उसको वहां से खतरा था, थ्रेटन्स थे, उसको वहां से निकाला और कहीं दूसरी जगह पर हमने उसको कंजर्व कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आ जाएगा। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है, इसमें वाइड एरिया जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन में ज्यादा इतने वाइड एरिया को कंजर्व नहीं किया जा पाता। इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, बायोडाइवर्सिटी है, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये इसके एग्जाम्पल है। एक्स2 कंजर्वेशन में क्या है, जू है, बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक्स2 कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस क्लास का हमारा है वो दे रखा है इसके अंदर, स्टेट द फीचर ऑफ ए स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी, स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं है, कोई थ्रेटन नहीं है। तो स्टेबल बायोडाइवर्सिटी कब हो सकती है, जब उसके अंदर कोई इवोल्यूशन और कोई उसके अंदर उसको कोई बाहर से खतरा नहीं है, उस इकोलॉजिकल सिस्टम को, उस इकोनॉमी को, उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी को, ना ही उसके ऊपर कोई प्रेडेटर है, ना ही फूड रिसोर्सेज की कमी है। ऐसे में जो है ना, कोई ट्रेट भी नया नहीं आ रहा है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, तो उस तरह की जो क्या हो सकती है कि हमारी बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो सकती है जो स्टेबल है, लेकिन उसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होगा, नई स्पीशीज नहीं आ सकती, स्पेसिएशन नहीं हो सकता। ये चीज हमने इसमें लिखनी है, 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन हमारा मिलेगा। तो 3 मार्क्स में ये और 2 मार्क्स में ये, तो ये इस तरह से कंप्लीट हमने करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कंप्लीट एक वीडियो के अंदर हमने 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लेकर आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड। हर रोज या फिर तीसरे दिन हम क्या करेंगे, ये वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।